104 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा रससूत्र के व्याख्याता हैं? भरत मुनि, महेम भट्ट, मम्मट, विश्वनाथ या लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त या विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, महेम भट्ट, अप्पय दीक्षित या केशव मिश्र हैं या विद्याधर राजशेखर जयदेव। तो निम्न विकल्पों में से कौन रससूत्र के व्याख्याता हैं? तो इसका सही जवाब बी है। रससूत्र के व्याख्याता कौन है? तो लोल्लट हैं, शंकुक हैं, भट्टनायक, अभिनवगुप्त ये जो हैं रससूत्र के व्याख्याता हैं। कौन है? लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक, अभिनवगुप्त जो हैं रससूत्र के व्याख्याता हैं। भट्ट लोल्लट की बात करें तो इनका दर्शन जो है मीमांसा दर्शन है और सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद, आरोपवाद है। भट्ट लोल्लट का दर्शन मीमांसा और सिद्धांत जो है उत्पत्तिवाद और आरोपवाद है। भट्ट शंकुक का दर्शन क्या है? न्याय है और सिद्धांत क्या है? अनुमितिवाद है। भट्ट शंकुक का अनुमितिवाद और दर्शन क्या है? न्याय है। भट्टनायक का सांख्य दर्शन है और भुक्ति भोगवाद सिद्धांत है। अभिनवगुप्त की बात करें तो शैव दर्शन है इनकी और अव्यक्तिवाद जो है इनकी सिद्धांत है। तो भट्ट लोल्लट मीमांसा, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, भट्ट शंकुक न्याय, अनुमितिवाद, भट्टनायक जो है सांख्य, भुक्ति भोगवाद और अभिनवगुप्त जो है शैव अव्यक्तिवाद। 105 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? 105 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या शिव सिंह सेंगर, गार्षा आशी। तो इसका सही जवाब है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गार्षा आशी हैं। ये फ्रांस के थे और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दाला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी में हुआ। इसमें 1000 कवियों का जीवन परिचय व उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गार्षा आशी हैं और ये फ्रांस के थे और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दाला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी में हुआ और इसमें 1000 कवियों का जो है जीवन परिचय व उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। 106 क्वेश्चन है कि न्यूनिया जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? न्यूनिया। तो न्यूनिया जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास का चरित्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा या चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा या पुनर्नवा। तो न्यूरिनिया जो है या निपुणिका जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास जो है बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र हैं। कौन? न्यूरिनिया और निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास जो है बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन जो है 1946 में हुआ। इसके अन्य प्रमुख पात्र की बात करें तो बाण भट्ट तथा भट्टनी है। बाण भट्ट हैं तथा भट्टनी है और न्यूरनिया है या निपुणिका। ये दोनों जो हैं पात्र हैं किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के और बाण भट्ट तथा भट्टनी भी हैं। और इस उपन्यास का प्रकाशन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। और किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन के नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मात्रा देश का संधि विच्छेद पहचानना है। मात्रा धन देश, माधन त्रिदेश या मातृधन आदेश या मातृधन आदेश। तो मात्रा देश का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही सी है। मातृधन आदेश बराबर मात्रा देश होगा, मातृधन आदेश होगा। यह यण संधि के निम्न नियमानुसार है। री प्लस बड़ा आ बराबर रा। तो मात्रा देश का संधि विच्छेद क्या है? मातृधन आदेश। और यह कौन सी संधि है? तो मात्रा देश का सही संधि विच्छेद है मातृधन आदेश और यह जो है यण संधि है। निम्न नियमानुसार है कि री प्लस आ बराबर रा। अगला क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन कि निम्न में से किसने आनंद कादम्बरी के संपादक का कार्य किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू महादेव सेठ, अंबिका प्रसाद व्यास या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो डी सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है आनंद कादम्बरी के संपादक पद पर कार्य किया और यह पत्रिका जो है जुलाई 1881 में मिर्ज़ापुर से आरंभ हुआ था। यह पत्रिका जो है जुलाई 1881 में मिर्ज़ापुर से आरंभ हुआ था और इसके जो रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं संपादक हैं।
और यह पत्रिका जो है जुलाई 1881 में मिर्ज़ापुर से आरंभ हुई थी। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से 1881 में आरंभ हुई थी। और संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंदी कादम्बनी के। 109 क्वेश्चन है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, रामदर्श मिश्र या राम कुमार। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, तो किसकी पंक्ति है ये? ये पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है बच्चे के जन्म पर। केदारनाथ अग्रवाल की कविता कौन सी है? बच्चे के जन्म पर। कविता की पंक्ति है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो युग की गंगा है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और पंख और पतवार है, मार प्यार की थापें। ये सभी रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। कौन सी? तो युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार है, और मार प्यार की थापें। ये सभी जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल की हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ, और इनकी कविता जो है बच्चे के जन्म पर पंक्ति लिखी गई, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। और इनकी रचना जो है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, मार प्यार की थापें आदि हैं। 110 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर होगा, यह परम ईश्वर होगा, यह परमाश्वर होगा, यह परमेश्वर होगा। तो इसका ए सही जवाब है परमेश्वर होगा। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। और यह गुण संधि है, इसमें छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए उ या बड़ा उ, आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात जो है किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, दिनेश कुमार शुक्ल, दिनकर। तो मिट्टी की बारात जो है किसकी रचना है ये बताना है। मिट्टी की बारात जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। मिट्टी की बारात किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन का काव्य संग्रह है, और इसका प्रकाशन जो है 1972 में हुआ। सुमन जी का जन्म 1915 में हुआ। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हिल्लोल हैं 1939 ईस्वी, युग का मोल है 1945 ईस्वी, प्रलय सृजन है 1950 ईस्वी, तथा वाणी की व्यथा जो है 1980 आदि है। तो हिल्लोल 1939 में लिखा गया, युग का मोल जो है 1945 में लिखा गया, और प्रलय सृजन जो है 1950 तथा वाणी की व्यथा जो है 1980 आदि जो है लिखा गया। और मिट्टी की बारात जो है किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की क्या है? काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन जो है 1972 में हुआ। सुमन जी का जन्म जो है 1915 में हुआ। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हमने बताया हिल्लोल है 1939, युग का मोल है 1945, प्रलय सृजन है 1950 में, तथा वाणी की व्यथा 1980 आदि है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिग्गज का संधि विच्छेद बताना है। दी धन गज होगा या दिक धन गज होगा, या दिक धन गज होगा, या दिग धन गज होगा। तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बी सही है, दिक धन गज बराबर दिग्गज। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, दिक धन गज। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। निधन छेद बराबर निषेध होगा, निहसेद होगा, या निषेध या निषेध। तो निधन छेद बराबर क्या होगा? निषेध होगा। यह व्यंजन संबंधित के नियम सा से पहले छोटा और बड़ा ऐसे भिन्न कोई स्वर हो तो सा का शा हो जाता है, जैसे निषेध, अभिषेक, सुषुप्त आदि। जैसे निषेध, अभिषेक और सुषुप्त आदि। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और नियम क्या है? सा से पहले छोटा और बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो तो शा का शा हो जाता है, जैसे निषेध, अभिषेक और सुषुप्त आदि। 114 क्वेश्चन है कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि,
तो ये व्यंजन संधि होगा कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर के मेल से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् धन अनुसार बराबर क्या होगा, तथा अनुसार होगा या तद अनुसार होगा या तत् अनुसार होगा या तदनुसार होगा। तो इसका सही जवाब है कि तत् धन अनुसार बराबर तद अनुसार जो है इसका सही संधि विच्छेद है। तत् धन अनुसार बराबर तद अनुसार। 116 क्वेश्चन है कि ओडिया के महान कवि कौन थे। ओडिया के महान कवि कौन थे। अग्रदास, नाभादास, हृदयदास, सरलदास। तो आपको बताना है कि ओडिया के महान कवि कौन थे। तो सरलदास जो हैं, सरलदास 15वीं सदी ओडिया के महान कवि थे। उन्होंने ओडिया में महाभारत तथा त्रिलंका रामायण की रचना की। अग्रदास जो है राम काव्य परंपरा के कवि थे। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ये नाभादास के गुरु भी थे। अग्रदास कौन थे, राम काव्य परंपरा के कवि थे और इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की और ये नाभादास के गुरु भी थे। नाभादास ने जो है भक्तिमाल ग्रंथ की रचना की है। नाभादास ने भक्तिमाल ग्रंथ की रचना की है। तो ओडिया के महान कवि कौन थे, तो सरलदास हैं और ओडिया के महान कवि। और 15वीं सदी में ओडिया के महान कवि ने रचा था। ओडिया में महाभारत तथा त्रिलंका रामायण, और ओडिया में जो है महाभारत तथा त्रिलंका रामायण की रचना की गई सरलदास द्वारा। अग्रदास जो है राम काव्य परंपरा के कवि थे। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की और ये नाभादास के गुरु भी थे। अग्रदास जो है नाभादास के गुरु भी थे। नाभादास ने भक्तिमाल ग्रंथ की रचना की। तो नाभादास की रचना कौन सी है, भक्तिमाल है। 117 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। खट धन आनन बराबर क्या होगा। खटानन होगा या खड़ानन होगा या खट धन नन होगा या खट धन आनन। तो खट धन आनन बराबर क्या होगा, तो इसका सही जो है संधि विच्छेद है, खड़ानन होगा। खट धन आनन बराबर खड़ानन, इसका सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत का जो है संधि क्या होगा, यण संधि है। अत्यंत में गुण संधि है या आयादि संधि है या व्यंजन संधि है। अत्यंत में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, आयादि संधि या व्यंजन संधि। तो अत्यंत में जो है यण संधि है। अत्यंत में कौन सी संधि है, यण संधि है। अत्यंत का संधि विच्छेद अति धन अंत होगा। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन अंत होगा। यहाँ छोटी प्लस छोटा बराबर या होगा, छोटी और प्लस छोटा बराबर क्या होगा, यह हो रहा है। अतः यह क्या है, यण संधि का उदाहरण है। अत्यंत जो है कौन सी संधि है, यण संधि। अति धन अंत बराबर अत्यंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 119 नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संविधान लिखा गया है और इसका संधि विच्छेद बताना है। समधन विधान होगा या संविधन धन होगा या समधन विधान हो गया, संविधन धान होगा। तो ए सही है। संविधान का जो है संधि विच्छेद होगा समधन विधान बराबर संविधान। यह कौन सी संधि है, तो समधन विधान बराबर यह संधि जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। 120 क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, स्वर है, अयोगवाह है या व्यंजन है या संयुक्ताक्षर है। तो ये जो है अयोगवाह है। अंग और आहा जो है हिंदी वर्णमाला में क्या है, अयोगवाह है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा जो है अयोगवाह है। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं। तो अयोगवाह किसे कहते हैं, जिसमें स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, दोनों का गुण होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। तो इसमें अंग और आहा ये दोनों अयोगवाह हैं। 121 क्वेश्चन है कि सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम क्या कहते हैं। कह रहा है कि सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम क्या कहते हैं। खोजी पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता या खेल पत्रकारिता या ग्रामीण पत्रकारिता। तो इसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं। सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं।
पत्रकारिता के मूल में है सत्य को सामने लाना। खोजी पत्रकारिता इस अर्थ में विशिष्ट हो जाती है कि यहाँ तथ्यों के आधार पर गहन पड़ताल के जरिए सच की तह पर जाकर उसे उजागर करने का कार्य किया जाता है। 122 क्वेश्चन है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें जो है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, ये जो है उपमा अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में क्या है, कौन सी अलंकार है? उपमा अलंकार है। जहाँ एक वस्तु की समता जो है दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर और पर्वत सा ऊंचा। सागर सा गंभीर और पर्वत सा ऊंचा में क्रमशः सागर और पर्वत का उपमान दिया जा रहा है, अतः यहाँ क्या है? उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, तो ये उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि चिरंजीवो जोरी जुरै, चिरंजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चिरंजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा या अभिधा शब्द शक्ति। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ये है शाब्दी व्यंजना है। चिरंजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो ये कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना है। शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। प्रश्नगत दोहे में बिहारी ने शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया है। इसमें अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिहारी जो हैं राधा कृष्ण की जोड़ी को जो है चिरंजीवी होने की कामना करते हुए वृषभानुजा और हलधर को जो है अनेकार्थक रूप से प्रयोग करते हैं। वृषभानु की बेटी अर्थात राधा, वृषभ अनुजा अर्थात बैल की बहन यानी गाय तथा वृष राशि में उत्पन्न। तो शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति में 3 भेद हैं, अभिधा है, लक्षणा, व्यंजना। प्रश्नगत दोहे में बिहारी ने शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया है। इसमें जो है अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिहारी जो है राधा कृष्ण की जोड़ी को चिरंजीवी होने की कामना करते हुए वृषभानुजा और हलधर को अनेकार्थक रूप से प्रयोग करते हैं। वृषभानु की बेटी अर्थात राधा, वृषभ अनुजा अर्थात बैल की बहन यानी गाय तथा वृष राशि में उत्पन्न। तो क्या है? चिरंजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, चिरंजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना। 124 क्वेश्चन है कि खोजते हैं सांवरे को, खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाँव में। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाँव में। आपकी मनमोहनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान वो, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान हो। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाँव में। आपकी मनमोहनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जानो में कौन सा छंद है? इसमें छंद बताना है। चौपाई है, छप्पा है, बरवे है, गीतिका है। तो इसका सही जवाब डी है, गीतिका है। ये छंद कौन सी है? गीतिका छंद है। उपर्युक्त पंक्तियों में जो है गीतिका छंद है। गीतिका जो है सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं गीतिका में होती हैं। 14-12 पर यति, अंत में लघु गुरु का विधान है। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में,
आ मिलो अब श्याम प्यारे आंवली की छाँव में, आपकी मनमोहनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जानो। तो ये कौन सी छंद है? गीत का छंद है और इसमें 26 मात्राएं होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में जो है 26 मात्राएं और 14-12 पर यति होती हैं। अंत में लघु गुरु का विधान है। 125 क्वेश्चन है कि मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह है? मधुकर्ण जो है, मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह है आपको बताना है। प्रसाद का है, भगवती का है, पंत का है, दिनकर का है। तो मधुकर्ण जो है भगवती का जो है ये काव्य संग्रह है। मधुकर्ण 1932 ईस्वी में प्रेम और मस्ती के कवि जो हैं भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है और इनका जन्म जो है 1903 ईस्वी में हुआ। और इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें तो प्रेम संगीत है इनकी 1937 ईस्वी, मानव है 1940 ईस्वी तथा एक दिन है वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता। एक दिन क्या है? एक दिन है वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह है? तो हमने बताया भगवती का और ये 1932 में रचा गया प्रेम और मस्ती के कवि भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है और इनका जन्म जो है 1903 ईस्वी में हुआ। और इनके अन्य काव्य संग्रह जो है प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 तथा एक दिन है जो है वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है। अगला क्वेश्चन 126 है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों का चमत्कृत करते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ जो है दोनों पर आधारित रहकर दोनों का चमत्कृत करते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार या उभया अलंकार। अगर दोनों को चमत्कृत करें, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों का चमत्कृत करते हैं तो वहाँ उभय अलंकार होता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वहाँ उभय अलंकार होता है। उदाहरण है कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखात, कजरारी अखियन में कजरारी न लखात। इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है 127 की कृष्ण गीतावली कृति के रचयिता कौन है? रसखान, नंददास, तुलसीदास, सूरदास। तो तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली कृति तुलसीदास की है। यह ब्रजभाषा में रचित है, गीत काव्य है। रामविलास शर्मा तुलसीदास को जो है जातीय कवि कहते हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर कानन कुंडल मोर पका उर पे बनमाल विराजती हैं। कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती हैं। कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती हैं में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार या श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसका सी सही जवाब है, अनुप्रास अलंकार है। कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजती हैं। कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजती हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखिए उपर्युक्त काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दी गई पंक्ति में का वर्ण जो 3 बार और बा वर्ण जो है 2 बार आवृत्ति हुई। कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती हैं। तो का वर्ण जो है 3 बार और बा वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई, अतः दी गई काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दी गई पंक्ति में का वर्ण की 3 बार और बा वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई, अतः दी गई काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है 129 क्वेश्चन की भारतीय वृक्ष परिषद की स्थापना कब हुई? तो 4 मई 1966, 1 जुलाई 1966 या 4 जुलाई 1966, 4 जुलाई 1956। तो भारतीय वृक्ष परिषद की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो 4 जुलाई 1966 को जो है भारतीय वृक्ष परिषद की स्थापना की गई। वृक्ष की स्वतंत्रता की रक्षा करने व उसे बनाए रखने तथा नागरिक अधिकारों व दायित्वों के प्रति उचित भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारतीय वृक्ष परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी। अगला 130 क्वेश्चन है कि
देख यशोदा शिशु मुख में, देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वही बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वही बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। में कौन सा रस है? अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस। तो ये अद्भुत रस है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में विस्मय का जो भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में माँ यशोदा जो है बालक कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड की को देख जो है विस्मित हो रही है, अतः यहाँ अद्भुत रस होगा। विभत्स रस की स्थिति जो है क्या होती है? दुखात्मक होती है। विभत्स रस की स्थिति क्या होती है? दुखात्मक होती है। तो 130 क्वेश्चन है कि देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वहीं बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो ये अद्भुत रस है, ये सही है। 131 क्वेश्चन है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्यार्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्यार्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या रूढ़ा लक्षणा। तो ये सही है, अभिधा सही है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्यार्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? तो ये अभिधा सही है। शब्द की जिस शक्ति के कारण मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। इसमें किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्यार्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? तो अभिधा सही है। 132 क्वेश्चन है कि जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वह कौन सा अलंकार कहलाता है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक या उपमा। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण, रूपक या उपमा। तो ये रूपक अलंकार है। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब कौन सा अलंकार है? तो हमने बताया रूपक अलंकार है। जैसे यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है। यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न कहकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न कहकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। यहाँ जीवन और निर्झर में कोई निषेध नहीं है। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न कहकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। यहाँ जीवन और निर्झर में कोई निषेध नहीं है। 133 क्वेश्चन है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? नरेंद्र शर्मा की, रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा की। तो अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ये डी सही है। महादेवी वर्मा की पंक्ति है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है भैया? महादेवी वर्मा की पंक्ति है। उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। यह महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह जो है दीप शिखा के गीत जो है मोमशा तन घुल चुका की है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। तो अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो ये भैया महादेवी वर्मा की है। और यह महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह दीपशिखा के गीत जो है मोमशा तन घुल चुका की है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और यह जो पंक्ति है महादेवी वर्मा की है।
134 क्वेश्चन है कि किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है? तो यह अनुलेख कहलाता है। किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। बोलचाल की भाषा में इसे नकल या सुलेख कहा जाता है। वहीं श्रुतलेख का अर्थ है सुने हुए को लिखना। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा उसे सुनकर लिखता है। अगला क्वेश्चन है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता में कौन सा छंद है? आपको इसमें छंद बताना है कौन सा है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पीठ पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली की फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता में कौन सा छंद है? तो ये मुक्त छंद है। क्या है? मुक्त छंद है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची गई हैं, ना ही तुकांत है। यह पंक्तियाँ जो है सहज वर्णन या भाषण जैसी प्रतीत हो रही है, अतः यहाँ मुक्त छंद में लिखी गई है। यह निराला की कविता जो है भिक्षुक की पंक्तियाँ हैं और निराला ने हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा की शुरुआत की। तो मुक्त छंद के परंपरा की शुरुआत किसने की? तो निराला ने किया था मुक्त छंद परंपरा की शुरुआत। 136 क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने के लिए कौन सा विज्ञापन होता है? तो अनुनय विज्ञापन होता है। विज्ञापन का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करना, उन्हें प्रभावित करना तथा उन्हें किसी भी प्रकार अपने पक्ष में ले आना होता है। अनुनय विज्ञापन जो है उपभोक्ताओं के मन में उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने हेतु किया जाता है। 137 क्वेश्चन है कि साप्ताहिक अखबार जो है उदंत मार्तंड हर हफ्ते किस दिन पाठकों तक पहुंचता था? मंगलवार के दिन, रविवार के दिन, बुधवार के दिन या सोमवार के दिन? तो आपको बताना है जो साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड है, साप्ताहिक अखबार है उदंत मार्तंड, हर हफ्ते किस दिन पाठकों तक पहुंचता था? हर हफ्ते जो है किस दिन पाठकों के पास पहुंचता था, ये प्रश्न है। तो मंगलवार के दिन या रविवार को या बुधवार को या सोमवार को? तो भैया ये मंगलवार के दिन, सोमवार के बाद मंगलवार आता है। मंगलवार के दिन जो है साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड हर हफ्ते जो है मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। तो साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड हर हफ्ते मंगलवार के दिन पाठकों तक पहुंचता था। उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। यह पत्र जो है पुस्तकाकार के रूप में छपता था और यह पत्र जो है किसके कैसे छपता था? पुस्तकाकार रूप में छपता था। इस पत्र में जो है ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था। तो इस पत्र में क्या है? ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 138 की साक्षात्कार करते समय प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये बताना है। तो इसका सही जवाब सी है। साक्षात्कार करते समय प्रश्नों की रूपरेखा स्पष्ट व पारदर्शी होनी चाहिए। साक्षात्कार नियोक्ता और उम्मीदवार के बीच सीधे संपर्क की एक विधि है। साक्षात्कार की भाषा स्पष्ट व पारदर्शी होनी चाहिए जिससे उम्मीदवार जो है ईमानदारी से अपना पक्ष रख सके। साक्षात्कार में जो है क्लिष्ट भाषा का प्रयोग संवाद को बाधित कर सकता है। 139 क्वेश्चन है कि रही खरकती हाय सूल सी, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर के दशरथ के, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर के दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह ना सके। रही खरकती हाय सूल सी, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर के दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके में कौन सा रस निहित है? रौद्र रस, शांत रस या हास्य रस
या करुण रस, तो ये करुण रस है कि रही खरकती हाय तुलसी पीड़ा उर के दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित सब व्यथा वे कह न सके। तो ये करुण रस है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस निहित है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, किसी अपने का विनाश या वियोग एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। 140 क्वेश्चन है कि आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसे माना जाता है? हेंस लिपेर्शी को, या लोरेंट कास्टर को, या जॉन गुटेनबर्ग, या जोस बर्गी को? तो भैया ये जॉन गुटेनबर्ग है। आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक जो है जॉन गुटेनबर्ग है। ये जर्मनी के थे और इन्होंने जो है 1439 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जॉन गुटेनबर्ग ने। 141 क्वेश्चन है कि अन्न है मेरे शब्द। अन्न है क्या है? अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? आपको बताना है कि अन्न है मेरे शब्द जो है ये किस कवि की कृति है। ये अन्न है मेरे शब्द तो आलोक श्रीवास्तव की रचना है, या रविंद्र श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, या स्वप्निल श्रीवास्तव? तो अन्न है मेरे शब्द जो है ये एकांत श्रीवास्तव की रचना है, कविता संग्रह है। और इस कृति के लिए उन्हें 1997 में केदार सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस कृति के लिए एकांत श्रीवास्तव को जो है अन्न है मेरे शब्द 1997 में केदार सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, दिया बाती है, पिता की समाधि है, सांझ का आकाश आदि जो है एकांत श्रीवास्तव की क्या है ये अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो हमने बताया अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है। तो ये जो है एकांत श्रीवास्तव की कविता संग्रह है। इस कृति के लिए उन्हें 1997 में केदार सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, दिया बाती, पिता की समाधि, सांझ का आकाश आदि। 141 क्वेश्चन है कि अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो हमने बताया एकांत श्रीवास्तव की ये कविता संग्रह। इस कृति के लिए उन्हें 1997 में केदार सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, दिया बाती है, पिता की समाधि है, और सांझ का आकाश। सांझ का क्या है? आकाश है। और दिया बाती है, पिता की समाधि, सांझ का आकाश, अन्न है मेरे शब्द, ये सभी जो है रचना जो है एकांत श्रीवास्तव की हैं। और इस कृति के लिए उन्हें जो है 1997 में केदार सम्मान से सम्मानित किया गया था। 142 क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो विश्व के लिए भाषा का विकास, अपनी चिर परिचित भाषा के विषय में विज्ञान जिज्ञासा की तृप्ति या शंकाओं का निर्मूलन, या ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय, या विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता। तो भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें से डी जो है गलत है, विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता, ये गलत है भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित। बल्कि सही क्या है? ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय है, अपनी चिर परिचित भाषा के विषय में जिज्ञासा की तृप्ति या शंकाओं का निर्मूलन, विश्व के लिए भाषा का विकास। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन से हम जहाँ अपनी जो है ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय पाते हैं, भाषा विज्ञान के अध्ययन से हम जहाँ अपनी ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय पाते हैं, वहीं अपनी भाषा के संबंध में उपजी शंकाओं के समाधान भी पाते हैं। भाषा विज्ञान जो है विश्व नागरिक हेतु संवाद के लिए एक भाषा के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विदेशी भाषा शिक्षण में भाषा विज्ञान उपयोगी है, न कि उसे अनदेखा करने में। अतः विकल्प डी भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ की दृष्टि से असंगत है। 143 क्वेश्चन है कि नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? आज्ञेय को, राजेंद्र प्रसाद सिंह को, शमशेर को, डॉक्टर देवराज को? तो नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, यह बताना है। आज्ञेय को, राजेंद्र प्रसाद सिंह को, शमशेर को, डॉक्टर देवराज को?
तो इसका सही जवाब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है इन्हें। नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को जो है नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। तो हिंदी में नवगीत परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय राजेंद्र प्रसाद सिंह को है। सन 1958 में जो है गीतांजलि शीर्षक से नवगीत की पुस्तक प्रकाशित की। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को है। हिंदी में नवगीत परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? राजेंद्र प्रसाद सिंह को है। और सन 1958 में गीतांजलि शीर्षक से नवगीत की पुस्तक प्रकाशित की। हिंदी के प्रमुख नवगीतकार अगर देखें तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह हैं, रामावतार त्यागी हैं, उमाकांत मालवीय हैं तथा कुंवर बेचैन आदि हैं। तो नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय हमने बताया कि राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। और सन 1958 में गीतांजलि शीर्षक से नवगीत की पुस्तक प्रकाशित की। हिंदी के प्रमुख नवगीतकार डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, रामावतार त्यागी, उमाकांत मालवीय तथा कुंवर बेचैन आदि हैं। तो नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भैया राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। और इनकी जो सन 1958 में गीतांजलि शीर्षक से नवगीत की पुस्तक प्रकाशित की। हिंदी के प्रमुख नवगीतकार डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, रामावतार त्यागी, उमाकांत मालवीय तथा कुंवर बेचैन आदि हैं। अगला 144 क्वेश्चन है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसका कथन है? मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसका कथन है? प्रेमचंद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सुमित्रानंदन पंत का, मैथिली शरण गुप्त का। तो मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसका कथन है ये? तो भैया ये सुमित्रानंदन पंत का है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। सुमित्रानंदन पंत की कथन है, मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है उन सब का समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है। मेरा विचार है कि वीणा से लेकर ग्राम्य तक अपनी सभी रचनाओं में मैंने कल्पना को ही वाणी दी है। तो ये भैया सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत का कथन है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है उन सब का समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है। मेरा विचार है कि वीणा से लेकर ग्राम्य तक अपनी सभी रचनाओं में मैंने कल्पना को ही वाणी दी है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की कथन है। 145 क्वेश्चन है कि प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या नागार्जुन। तो प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य जो है ये अज्ञेय ने किया था। तार सप्तक 1943 का संपादन जो है अज्ञेय ने किया। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। पहला नंबर तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक जो है 1969 में। तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशन से क्या माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 146 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध। तो भैया शमशेर बहादुर सिंह जो है प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और मुक्तिबोध ये जो है प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक 1943 के कवि नहीं हैं, अपितु यह दूसरा सप्तक 1951 के प्रमुख कवि हैं। तार सप्तक 1943 में सम्मिलित 7 कवि हैं। तार सप्तक जो है 1943 में सम्मिलित 7 कवि हैं। अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं। कौन है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर तथा भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो कौन कौन है? तो तार सप्तक 1943 सम्मिलित 7 कवि हैं। अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा है, अज्ञेय रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर तथा भारत भूषण अग्रवाल ये सभी जो हैं तार सप्तक प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर तथा भारत भूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन कि पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनके काव्य संग्रह हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगिनी 1949,
तथा समर्पण जो है 1956 में जो है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगिनी 1949 तथा समर्पण जो है 1956 में माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है भैया? माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। 148 क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया है वह कैसा है? लोगों को तंग करने वाला है, सगुण आकाशाकार है, या धरती का वास करने वाला, या निर्गुण निराकार है? तो कबीर दास जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया है वह कैसा है भैया? निर्गुण निराकार है, डी सही है। निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किया। कबीर दास जो है 1398 ईस्वी भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कबीर के बारे में कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। इनकी पंक्ति है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो कबीर दास जी ने अपनी रचना में राम के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किया। कबीर दास 1398 ईस्वी भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। इनकी पंक्ति जो है दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 148 क्वेश्चन था। 149 की बात करेंगे कि वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है। वित्तीय विज्ञापन भैया सी को कहा जाता है, जिनका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से होता है, उसे वित्तीय विज्ञापन कहते हैं। विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने शेयर खरीदने का विज्ञापन, उपभोक्ताओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने संबंधित विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो भैया सरल होनी चाहिए, सुबोध व आकर्षक होनी चाहिए। फीचर लेखन की भाषा सरल, सुबोध तथा आकर्षक होनी चाहिए। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है। फीचर को सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत करना होता है। 151 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है। तो आपको बताना है कि कौन सी आलोचना है, कृति है कि विजय देव नारायण शाही की रचना है वो। तो भैया साहित्यालोचन पहला है, साहित्यालोचन रस मीमांसा सूरदास जायसी। अगर विजय देव नारायण शाही की आलोचना की बात करें तो ये जायसी जो है, डी सही है। दिए गए विकल्पों में जायसी जो है विजय देव नारायण शाही की आलोचनात्मक कृति है। अन्य कृतियों के लेखक इस प्रकार हैं। साहित्यालोचन की बात करें तो साहित्यालोचन जो है बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास जो है मैनेजर पांडे की रचना है। सूरदास जो है आलोचना किसके हैं? मैनेजर पांडे। जायसी जो है विजय देव नारायण शाही की। साहित्यालोचन की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास और रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास और रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। सूरदास जो है तो ये मैनेजर पांडे हैं। और अगर बात करें कि जायसी जो है तो ये विजय देव नारायण शाही है। तो साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, सूरदास जो है मैनेजर पांडे। और बात करें कि जायसी जो है विजय देव नारायण शाही की क्या है? आलोचना है। 152 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, नरेंद्र, विजयेंद्र स्नातक। तो आपको बताना है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र हैं, रामविलास शर्मा, नरेंद्र हैं या विजयेंद्र स्नातक। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो है 1954 ईस्वी में रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये जो है रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति है 1949 ईस्वी है,
आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी आदि है। तो आपको बताना है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो हमने बताया रामविलास शर्मा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, और 1954 में रचित है रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह। इनके प्रमुख निबंध की बात करें तो प्रगति और परंपरा है 1949 ईस्वी में, साहित्य और संस्कृति है 1949 ईस्वी में, आस्था और सौंदर्य है 1961 ईस्वी में, और परंपरा का मूल्यांकन 1981 आदि है। 153 क्वेश्चन है कि हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया 30 मई को, 30 जून को, 1 मई को या 1 जून को। तो 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है हर साल। हर साल जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास में कानपुर के निवासी जो है पंडित जो है जुगल किशोर शुक्ल के उदंत मार्तंड अखबार का अहम योगदान है। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी में निकला था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास में कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल के उदंत मार्तंड अखबार का अहम योगदान है। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी में निकला था, इसलिए इस दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला 154 क्वेश्चन है कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है। सिमोन द बुआ की है, वर्जीनिया वुल्फ की है, जाक देरिजा की है, मिशेल फूको की है। आपको बताना है कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है। तो यह जाक देरिदा की है। यह जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। यह कौन थे भैया, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जाक देरिदा, और इनकी जो पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस, इनकी पुस्तक है किस आलोचक की है। तो ये आलोचक हैं राइटिंग एंड डिफरेंस जो है ये जाक देरिदा की है, और यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। 155 क्वेश्चन की बात करेंगे कि काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही क्या है, आलोचक का प्रधान कार्य है। यह किसका मत है भैया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी के। तो भैया काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर उठकर जो सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी की जो है मत है। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य, यह मत जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो इनकी है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य है, नई कविता आधुनिक साहित्य है, नई कविता है, रस सिद्धांत का आधुनिक युग है, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि जो है नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, आधुनिक साहित्य, नई कविता है, रस सिद्धांत का आधुनिक युग, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि जो है नंद दुलारे वाजपेयी की क्या है, आलोचनात्मक कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है, सहज साधना है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप इत्यादि है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचना है, सूर साहित्य है, सूर साहित्य, और हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, सहज साधना है, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप इत्यादि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, ये आलोचना है। श्याम सुंदर दास की बात करें तो साहित्य आलोचना है, भाषा विज्ञान है इनकी, हिंदी भाषा का विकास है, और हिंदी भाषा और साहित्य है, रूपक रहस्य है, भाषा रहस्य इत्यादि जो है ये श्याम सुंदर दास की जो है आलोचना है। साहित्य आलोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य इत्यादि।
तो क्वेश्चन क्या था कि काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से के ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। यह किसका मत था? तो नंद दुलारे वाजपेयी का मत था। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य है और नई कविता है। आधुनिक साहित्य है, नई कविता है और नई रस सिद्धांत का आधुनिक युग है। और रस सिद्धांत का क्या है? आधुनिक युग है। नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो सूर साहित्य है इनकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका है। सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। सहज साधना है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप इत्यादि है। श्याम सुंदर दास की बात करें तो साहित्य लोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी भाषा और साहित्य है, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य इत्यादि हैं। इनमें से क्या विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं तो किसी उत्पाद के नकारात्मक बातों को जो है सबके सामने लाना, ये जो है विज्ञापन का लेखन मुख्य कार्य नहीं है, बल्कि लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए, उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बाजार में आई किसी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 158 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का विरोधी है? हास्य रस है, अद्भुत रस है, या वीर है, या भयानक रस है? तो करुण रस का विरोधी आपको बताना है, तो इसका ए सही है। करुण रस का विरोधी हास्य है। तो निम्नलिखित रसों में करुण रस का विरोधी जो है हास्य रस है। अन्य रस और उनके विरोधी इस प्रकार हैं। जैसे श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार के विरोधी रस कौन है? तो श्रृंगार रस के विरोधी जो हैं करुण है, विभत्स है और रौद्र है, वीर है, भयानक, ये सभी श्रृंगार के विरोधी रस हैं। करुण, विभत्स, रौद्र, वीर, भयानक। करुण की बात करें तो विरोधी रस हास्य है और श्रृंगार है, ये करुण के विरोधी रस है। रौद्र की बात करें तो इसका विरोधी हास्य है, श्रृंगार है, भयानक है, ये रौद्र के विरोधी रस है। हास्य, श्रृंगार, भयानक। वीर के भयानक और शांत है, भयानक का श्रृंगार, वीर हास्य शांत है, विरोधी रस। और शांत का बात करें तो वीर है, श्रृंगार है, रौद्र, हास्य, भयानक, ये विरोधी रस है शांत का। वीर है, श्रृंगार, रौद्र, हास्य, भयानक। हास्य की बात करें तो विरोधी रस भयानक है, करुण है। और विभत्स की बात करें तो श्रृंगार जो है विरोधी है। अगला क्वेश्चन है 159 क्वेश्चन कि भैया पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्तिकाल? तो आपको पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम बताना है, भक्तिकाल है। इसका सही जवाब क्या है? भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्तिकाल है, जबकि रीतकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल है और आदिकाल का दूसरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल तथा आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम, तो भक्तिकाल है भैया पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम। और जबकि रीतकाल का दूसरा नाम पूछा जाए तो उत्तर मध्यकाल है, ठीक है। आदिकाल का दूसरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो आदिकाल के दूसरा नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल है तथा आधुनिक काल को जो है गद्यकाल नाम दिया गया है। तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, रीतकाल को दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल, आदिकाल का दूसरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल और तथा आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया गया है। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये गीत नाट्य है अंधा युग। यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। इसका कथानक जो है महाभारत की कथा है। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया है, सपना, अभी भी, आदंत, देशांतर इत्यादि जो है धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया है, सपना, अभी भी, सपना क्या है? अभी भी, और आदंत, देशांतर इत्यादि जो है धर्मवीर भारती की क्या है? रचना है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आदंत, देशांतर इत्यादि जो है धर्मवीर भारती की क्या है? रचना है। तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया,
सपना, अभी भी और आद्यंत देशांतर इत्यादि जो है ये धर्मवीर भारती की क्या है, रचना है। और अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है, तो गीत नाट्य के अंतर्गत आता है और यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन जो है 1955 ईस्वी में हुआ। इसका कथानक जो है महाभारत की कथा है। अगला क्वेश्चन है कि 161 की निम्न में से कौन सी एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, तो एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, पलाशवन। तो पलाशवन जो है ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। एकांत संगीत है, मधुशाला है, सतरंगिनी है। पलाशवन की बात करें तो ये हरिवंश राय की रचना नहीं है, बल्कि यह नरेंद्र शर्मा का प्रसिद्ध काव्य है। क्या है, पलाशवन जो है नरेंद्र शर्मा की क्या है, प्रसिद्ध काव्य है। जबकि एकांक संगीत, सतरंगिनी, मधुशाला, मधुबाला आदि हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगर नरेंद्र शर्मा की बात करें तो नरेंद्र शर्मा के अन्य काव्य हैं, प्रभात फेरी है। इनकी अन्य काव्य संग्रह क्या है, प्रभात फेरी है। और प्रवासी के गीत हैं, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल है। प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल है। हंस माला है, रक्त चंदन इत्यादि जो है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। कौन कौन से, तो भैया पलाशवन है, प्रभात फेरी है और प्रवास के गीत हैं, प्रवासी के गीत हैं, मिट्टी और फूल है, हंस माला है, रक्त चंदन है। तो प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंस माला, रक्त चंदन और जो है पलाशवन, ये सभी जो है हरिवंश राय बच्चन की नहीं, नरेंद्र शर्मा की काव्य संग्रह है। अगर हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो एकांत संगीत, सतरंगिनी, मधुशाला, मधुबाला आदि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। 162 क्वेश्चन है कि तुलसीकृत रामचरितमानस के खंडों का सही क्रम बताइए। तो बालकांड डी सही है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो पहले बालकांड आएगा, फिर उसके बाद अयोध्या कांड, फिर उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। तुलसीकृत रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम निम्नलिखित है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड।